किसी भी इतिहास को, खासकर आधुनिक भारत के इतिहास को, हम असल में जानते कैसे हैं? क्या ये सिर्फ तारीखों और घटनाओं की एक लिस्ट है जिसे हमने स्कूल में रट लिया था, या फिर ये उससे कहीं ज्यादा उलझी हुई और दिलचस्प कहानी है? आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इसी सवाल की तह तक जाती है। हम ये देखने वाले हैं कि इतिहासकार किसी गुजरे हुए जमाने की पहेली के टुकड़ों को कैसे जोड़ते हैं। बिल्कुल। आज का हमारा मिशन है आधुनिक भारतीय इतिहास को बनाने वाले 4 अलग अलग तरह के स्रोतों की दुनिया में उतरना और ये समझना कि सिर्फ एक तरह के सुराग पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। तो चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं। ये एक बेहतरीन शुरुआत है क्योंकि इतिहास का अध्ययन वो वाकई एक जासूसी के काम जैसा है। अच्छा। हाँ, सोचिए, कत्ल हुआ है और आपके पास 4 गवाह हैं। एक पुलिस वाला है जो अपनी रिपोर्ट दे रहा है, एक पीड़ित का परिवार है जो अपनी कहानी सुना रहा है, एक पड़ोसी है और एक सीसीटीवी फुटेज है। तो क्या आप सिर्फ पुलिस की रिपोर्ट पर यकीन करेंगी? नहीं, सच्चाई इन चारों के बयानों को, उनके नजरियों को और यहां तक कि उनके विरोधाभासों को समझने से ही सामने आएगी। सही बात है। यहां जो बात आकर्षक है वो ये है कि हर स्रोत, चाहे वो सरकारी दस्तावेज हो या किसी की निजी डायरी, अपने बनाने वाले का नजरिया और उसका पक्षपात वो अपने साथ लेकर चलता है। ये जासूस वाली बात मुझे बहुत सही लगी। तो चलिए अपने पहले गवाह से शुरू करते हैं, मतलब पहला सुराग, आधिकारिक ब्रिटिश स्रोत। बिल्कुल। ये सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे हम सीधे अंग्रेजी हुकूमत के दफ्तरों में पहुंच गए हैं, उनकी फाइलों के बीच। हाँ, बिल्कुल। हमारी स्रोत सामग्री बताती है कि इनमें सरकारी रिपोर्ट, गेजेटियर, प्रशासनिक रिकॉर्ड और ब्रिटिश संसद की कार्यवाही जैसी चीजें शामिल हैं। पहली नजर में तो ये बहुत भरोसेमंद लगते होंगे, है ना? हाँ, लगते हैं। आखिरकार ये तो ऑफिशियल दस्तावेज हैं। बिल्कुल। और किसी भी इतिहासकार के लिए ये रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। अगर आपको ये समझना है कि ब्रिटिश राज का वो विशाल ढांचा वो काम कैसे करता था, उनकी जमीन से लगान वसूलने की नीतियां क्या थीं, उन्होंने पूरे भारत में एक जैसी कानूनी व्यवस्था कैसे लागू की, तो इन दस्तावेजों के बिना ये जानना मतलब नामुमकिन है। अच्छा। ये हमें उस मशीन के अंदर ले जाते हैं जिसने 200 सालों तक भारत पर राज किया। ये हमें क्या और कैसे का जवाब देते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, ये सिर्फ पहली नजर में भरोसेमंद लगते हैं। लेकिन क्या हम ये मान सकते हैं कि सारे ब्रिटिश अधिकारी जानबूझकर पक्षपाती थे? मतलब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वे सच में मानते थे कि वे भारत का भला कर रहे हैं और उनके रिकॉर्ड बस उसी ईमानदारी को दर्शाते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही जरूरी और बारीक सवाल है। इसे ही औपनिवेशिक पक्षपात कहते हैं। औपनिवेशिक पक्षपात? हाँ, ये जरूरी नहीं कि हर अधिकारी झूठी रिपोर्ट लिख रहा था। ज्यादातर को शायद यही लगता था कि वे एक पिछड़े हुए देश को सभ्य बना रहे हैं। उनका दुनिया को देखने का नजरिया ही ऐसा था। वो अपनी बनाई सड़कों को, रेलवे लाइनों को प्रगति का प्रतीक मानते थे और ये नहीं देख पाते थे कि उसी रेलवे लाइन का इस्तेमाल भारत के संसाधनों को लूटकर ब्रिटेन ले जाने के लिए हो रहा है। अच्छा। तो उनके दस्तावेजों में आपको विकास और व्यवस्था की कहानी मिलेगी, शोषण की नहीं। उनका सच वो एक अधूरा सच था। इसका कोई एक ठोस उदाहरण दे सकते हैं? कोई ऐसी घटना जहां सरकारी रिपोर्ट और असलियत में जमीन आसमान का फर्क हो? सबसे अच्छा उदाहरण है 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। हाँ। इस घटना के बाद जो हंटर कमीशन की रिपोर्ट आई, उसे पढ़कर लगता है कि जनरल डायर ने जो किया वो भीड़ को काबू में करने के लिए एक गलत पर जरूरी कदम था। अरे। रिपोर्ट में मरने वालों की संख्या भी बहुत कम बताई गई। हाँ। लेकिन अगर आप सिर्फ उसी रिपोर्ट को सच मान लें तो आप उस घटना की भयावहता, उस क्रूरता को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। और यही असली खतरा है। दशकों तक जब सिर्फ यही स्रोत उपलब्ध थे तो भारत के कई पीढ़ियों ने अपनी ही इतिहास को अंग्रेजों की नजर से पढ़ा। जैसे 1857 के विद्रोह को वे हमेशा सिपाही विद्रोह या गदर कहते थे। हाँ, गदर, मैंने भी यही पढ़ा था। गदर शब्द में जो अपमान है वो स्वतंत्रता संग्राम के सम्मान को पूरी तरह मिटा देता है। मतलब एक स्रोत पर निर्भर रहना सिर्फ अधूरी जानकारी नहीं देता, यह आपकी पहचान को भी आकार दे सकता है। वाह, ये तो बहुत गहरा प्रभाव है। तो अगर सरकारी रिकॉर्ड हमें शासकों की कहानी सुनाते हैं और 1857 को गदर बताते, तो फिर इसका जवाब कहाँ मिलेगा? क्या उस दौर में कोई ऐसी आवाज थी जो पलट कर कह रही थी, नहीं, ये गदर नहीं, आजादी की पहली लड़ाई है? बिल्कुल थी। और यहीं से हमारी जासूसी का दूसरा और शायद सबसे जरूरी पहलू शुरू होता है, राष्ट्रवादी स्रोत। अच्छा। ये वो आवाजें हैं जिन्हें आधिकारिक रिकॉर्ड में या तो दबा दिया गया था
या अपराधी ठहरा दिया गया था। हमारी स्रोत सामग्री में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और दूसरे कई स्वतंत्रता सेनानियों की किताबें, लेख, भाषण ये सब शामिल हैं। तो ये सिर्फ तथ्यों का एक अलग सेट नहीं है, ये तो दुनिया को देखने का एक पूरी तरह से अलग नजरिया है। ठीक यही बात है। जहां ब्रिटिश स्रोत हमें प्रशासन और व्यवस्था के बारे में बताते हैं, वहीं राष्ट्रवादी स्रोत हमें संघर्ष, प्रेरणा, स्वतंत्रता और स्वाभिमान की कहानी सुनाते हैं। जब आप गांधी जी का हिंद स्वराज पढ़ते हैं तो आप ये नहीं समझते कि अंग्रेजों ने कौन सा कानून बनाया। आप ये समझते हैं कि असली आजादी सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि अपनी सभ्यता को पहचानने में है। सही। जब आप नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, जो उन्होंने जेल में लिखी थी, तो आप हजारों साल पुरानी एक सभ्यता की निरंतरता को महसूस करते हैं। ये स्रोत हमें आंदोलन के क्यों का जवाब देते हैं, सिर्फ क्या और कैसे का नहीं। और ये क्यों ही तो सबसे जरूरी है ना? बिल्कुल। क्योंकि बिना इसे समझे 1857 का विद्रोह बस एक सैनिक बगावत लगता है और दांडी मार्च वो बस नमक बनाने की एक घटना। ये क्यों ही उसे एक क्रांति बनाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये स्रोत हमें उन सपनों से जोड़ते हैं जो एक आजाद भारत के लिए देखे जा रहे थे, और सिर्फ सपने ही नहीं, उन बहसों और मतभेदों से भी जो स्वतंत्रता सेनानियों के बीच थी। अच्छा, उनके बीच भी मतभेद थे? हाँ बिल्कुल। क्या आजादी के बाद भारत का रास्ता गांधीवादी होगा या समाजवादी? ये स्रोत हमें बताते हैं कि आजादी का आंदोलन कोई एक आवाज नहीं थी, बल्कि कई आवाजों का एक कोरस था, जिसमें कभी कभी सुर आपस में टकराते भी थे। तो अब हमारे पास दो मजबूत लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग कहानियां हैं। एक ऊपर से नीचे देखती है और दूसरी नीचे से ऊपर। ये तो बहुत दिलचस्प है। लेकिन इन दो कहानियों के बीच एक तरफ ब्रिटिश वाइसरॉय और दूसरी तरफ महात्मा गांधी या नेहरू, आम आदमी कहाँ है? वो किसान, वो छात्र, वो महिला जो ना तो सरकार का हिस्सा थी और ना ही कोई बड़ी राष्ट्रवादी नेता। क्या उसकी कहानी इतिहास में खो गई? नहीं, खोई नहीं। उसे ढूंढने के लिए हमें अलग तरह के सुरागों की जरूरत पड़ती है, और यहीं पर हमारा तीसरा वर्ग आता है, समकालीन साहित्यिक स्रोत। समकालीन साहित्यिक स्रोत। जी। स्रोत सामग्री में अखबार, पत्रिकाएं, निजी पत्र, डायरी और आम लोगों की आत्मकथाएं शामिल हैं। ये उस दौर की धड़कन की तरह हैं। क्या अखबार हमें वो बता सकते हैं जो सरकारी फाइलें छिपा लेती हैं? मुझे लगता है कि उस समय तो अखबारों पर बहुत पाबंदियां होंगी। पाबंदियां थीं और बहुत थीं। कई अखबारों को बंद कर दिया गया, उनके संपादकों को जेल में डाल दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबार आग की तरह फैल रहे थे। अच्छा। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो सरकारी रिपोर्ट उसे एक जरूरी कार्रवाई बता रही थी, लेकिन उस समय के भारतीय अखबारों को पढ़ने पर आपको जनता का गुस्सा, दुख और अपमान महसूस होगा। ये अखबार सिर्फ खबरें नहीं देते थे, वे जनमत बना रहे थे, लोगों को जोड़ रहे थे। और निजी पत्रों और डायरियों का क्या? वो तो और भी ज्यादा व्यक्तिगत और सच्चे होते होंगे। वो तो एक इतिहासकार के लिए सोने की खान है। यहाँ आकर्षक बात यह है कि ये स्रोत हमें बताते हैं कि बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसलों का आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा था। जैसे सोचिए, 1920 में एक कॉलेज का छात्र अपनी डायरी में लिखता है, आज बापू का भाषण सुना, उन्होंने कहा है कि अंग्रेजों के स्कूल कॉलेज छोड़ दो। मेरे अंदर जोश भर गया है। पर घर आया तो पिताजी बहुत नाराज हुए। कहते हैं पढ़ाई छोड़ देगा तो भविष्य बर्बाद हो जाएगा, कलेक्टर कैसे बनेगा, मेरे सारे दोस्त कल से कॉलेज नहीं जा रहे। समझ नहीं आता देश बड़ा है या मेरा भविष्य। ये तो जबरदस्त है। ये छोटी सी डायरी एंट्री हमें उस दौर के असली तनाव को महसूस कराती है, जो किसी बड़ी किताब में नहीं मिल सकता। बिल्कुल। ये इतिहास को एक भव्य राष्ट्रीय मंच से उतारकर एक व्यक्तिगत मानवीय दुविधा बना देती है। बिल्कुल। ये स्रोत हमें उन व्यक्तिगत कहानियों से जोड़ते हैं जो मिलकर इतिहास का बड़ा ताना बाना बुनती हैं। किसी पत्र में शायद कोई नेता अपनी शंकाएं या डर जाहिर करे जो वे कभी मंच से नहीं कहेगा। सही कहा। तो अब हमारे पास सरकार का दृष्टिकोण है, राष्ट्रवादियों की विचारधारा है और आम जनता की निजी आवाज भी है। हम कहानी के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन क्या इतिहास सिर्फ लिखे हुए शब्दों में ही होता है? हमारा चौथा और अंतिम वर्ग इस धारणा को चुनौती देता है, अन्य स्रोत। हाँ। इसमें चित्र, नक्शे, सिक्के, स्मारक, भवन, फोटोग्राफ और खास तौर पर राजनीतिक कार्टून शामिल हैं। एक इमारत या एक कार्टून इतिहास के बारे में क्या बता सकता है? बहुत कुछ। ये स्रोत हमें उस दुनिया को अपनी आंखों से देखने का मौका देते हैं, सिर्फ उसके बारे में पढ़ने का नहीं। आप दिल्ली में कनॉट प्लेस को देखिए। उसकी पूरी बनावट, वो गोल घेरा, वो चौड़ी सड़कें, वो एक संदेश देता है, व्यवस्था, नियंत्रण और शक्ति का।
वो सिर्फ एक बाजार नहीं है, वो शाही सत्ता का एक बयान है। अच्छा। और फिर आप पुरानी दिल्ली की तंग घुमावदार गलियों को देखिए, आपको दो अलग अलग दुनिया, दो अलग अलग सोच एक ही शहर में दिख जाएंगी। और राजनीतिक कार्टून स्रोत सामग्री में इस पर खास जोर दिया गया है। मुझे ये हमेशा बहुत आकर्षक लगता है कि एक छोटा सा चित्र इतना कुछ कैसे कह सकता है। क्योंकि वे बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये समझना जरूरी है कि एक राजनीतिक कार्टून अक्सर जनता के गुस्से या किसी नीति के प्रति असंतोष को एक लंबे चौड़े लेख से ज्यादा प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकता है। मतलब एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर। बिल्कुल। उस दौर के अखबारों में छपने वाले कार्टून ब्रिटिश अधिकारियों का मजाक उड़ाते थे, उनकी नीतियों की धज्जियां उड़ाते थे और आम आदमी की परेशानियों को एक मजबूत और व्यंग्यात्मक तरीके से सामने रखते थे। क्या कोई ऐसा खास कार्टून था जो इतना असरदार हुआ कि अंग्रेजी हुकूमत को उस पर प्रतिक्रिया देनी पड़ी? क्या उन्हें सेंसर किया जाता था? हाँ बिल्कुल, कार्टूनिस्टों पर अक्सर राजद्रोह के मुकदमे चलाए जाते थे, लेकिन वे फिर भी बनाते रहे। एक कार्टून किसी मोटे ठुलठुल ब्रिटिश ऑफिसर को दिखा सकता है जो एक दुबले पतले भारतीय किसान को निचोड़ रहा है। अब इस बात को कहने के लिए आपको कोई लेख पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये तस्वीर सीधे आपके दिमाग पर असर करती है। ये विरोध का एक ऐसा माध्यम था जो कम पढ़े लिखे लोगों तक भी अपनी बात आसानी से पहुंचा सकता था। तो इन सब का क्या मतलब है? आज की हमारी पड़ताल में हमने 4 अलग-अलग गवाहों से बात की। एक जो सरकार का नजरिया बताता है, एक क्रांतिकारियों की आवाज है, एक जो आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी की झलक देता है और एक जो बिना शब्दों के तस्वीरों में कैद है। मुझे लगता है कि इस स्रोत सामग्री का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि अगर हम इनमें से किसी भी एक पर निर्भर रहते हैं तो हमें इतिहास का एक अधूरा और शायद खतरनाक रूप से पक्षपाती मूल्यांकन ही मिलेगा। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। आधुनिक भारत के इतिहास की एक निष्पक्ष और गहरी समझ के लिए इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर उनकी आपस में तुलना करके पढ़ना जरूरी है। सही। सच्चाई किसी एक स्रोत में पूरी तरह से नहीं मिलती। सच्चाई इन सभी के बीच के संवाद में, उनके बीच के तनाव में और यहां तक कि उनके विरोधाभासों में छिपी है। जब एक सरकारी रिपोर्ट और एक राष्ट्रवादी अखबार एक ही घटना का बिल्कुल अलग अलग विवरण देते हैं तो एक इतिहासकार का काम सिर्फ ये तय करना नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। तो फिर असली काम क्या है? उसका असली काम ये पता लगाना होता है कि दोनों ऐसा क्यों कह रहे हैं और उसी क्यों में इतिहास की असली गहरी समझ निहित है। ये वाकई सोचने वाली बात है। इतिहास कोई गणित नहीं है जहां एक ही सही जवाब हो। ये अलग अलग सच्चाइयों को समझने की एक कोशिश है। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं।